गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। क्या हाल चाल हैं जी? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं, क्या बात है। आपकी तो बहुत सी आदतें मुझे पसंद है। अब लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि रोज आप हमारी एक अच्छी आदत बताते हैं, तो ये हमारी आदतें कब, अच्छी आदत कब खत्म होंगी, किस दिन तौसीक भाई सुबह टीवी पे आकेंगे। आज मुझे आपकी कोई आदत पसंद नहीं। भाई मसला ये है कि ये तो ढूंढने की बात। आप अपने साथ जिंदगी गुजारने वाला शख्स जिसके साथ आपने सारी जिंदगी गुजार दी, वो आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई बहन भाई भी, हस्बैंड वाइफ, कोई भी, मतलब एक ऐसा शख्स जो आपके बहुत करीब है, ना नजर आने पे आए तो सारी जिंदगी आपको उसमें एक भी अच्छाई नजर ना आए, और नजर आने पे आए तो आप चेरिश करने पे आए तो आप रोजाना अपने किसी दोस्त की, अपने बहन भाई, अपने हस्बैंड वाइफ, दादा चचा फुप्पो हमसाया, किसी की भी रोजाना अनगिनत अच्छाइयां गिन सकते हैं और खत्म ना हो जाए। सो ये बिल्कुल पर्सपेक्टिव है कि आप जिंदगी को किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, आप जिंदगी को किस लेंस से देखते हैं। वही एक मंजर होता है जिसको मैं अगर खिड़की खोल के देखूं तो मैं कहता हूं अरे वाह क्या खूबसूरत ऑटम है। ये वो दरख्त है जो सारी बहार और गर्मियों में भरा रहा था पत्तों से, लेकिन अब देखो इसकी पतझड़ हुई है, किस कदर इसका हुस्न एक और निकल के आया है। अरे वाह ये सर्दियों में कितना खूबसूरत लग रहा है। और वही मंजर कोई और एक और खिड़की से देखेगा, वो खिड़की ये भी हो सकती है, वो खिड़की ये भी हो सकती है, लेकिन वो किसी और खिड़की से अगर देखे यही मंजर तो वो कह सकता है जिंदगी तो अब उजाड़ बयाबान एक ऑटम की सी शक्ल इख्तियार कर गई। इस दरख्त को देखो, ये कितना खूबसूरत हुआ करता था बहार में, ये देखो इसके ऊपर तो एक पत्ता भी नहीं रहा। मेरी जिंदगी भी इस पतझड़ वाले दरख्त की तरह। सो दरख्त वही है, मंजर वही है, मैं एक और खिड़की से एक और अंदाज से देख रहा हूँ और मेरे बराबर में बैठा हुआ शख्स एक और अंदाज से देख रहा है। आज आपने ये देखना है कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को किस खिड़की से देखते हैं। यकीन जानिए वही लोग जिनके अंदर आपको कोई अच्छाई, कोई पॉजिटिव चीज नजर नहीं आती, सिर्फ लेंस बदलें, खिड़की बदलें और देखें यही मंजर आपको कितना खूबसूरत नजर आएगा। वही हमसाई जिससे रोज आपकी लड़ाई होती है, आज जरा उसके अंदर कोई एक पॉजिटिव चीज ढूंढने की तो कोशिश करें। यकीन करें आप सूजी का हलवा बना के उसके घर लेके जाएंगी और आप कहेंगे अरे बहन मैंने तो तुम्हें इस अंदाज से कभी देखा ही। सो पर्सपेक्टिव आज हमने बदलना है, लेंस बदलना है, खिड़की बदलनी है और देखें कि मंजर एक मिनट में बदल जाएगा और कितना हसीन और खूबसूरत लगेगा। यही आदत आपकी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। आज के शो में बड़ी डाइवर्सिटी है। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे बरतानिया से आए हुए हमारे दोस्त हैं, अताउल हक उनका नाम है, जो कि बरतानिया में पाकिस्तानी कुजीन के हवाले से और पाकिस्तानी शो बिजनेस और सेलिब्रिटीज के हवाले से अवार्ड्स करते हैं। और इनका मकसद ये है कि पाकिस्तान का खासतौर पे मीडिया के हवाले से वो रुख जो बाहर नहीं देखा जाता, और हम हमेशा ये समझा जाता है ना एक स्टीरियोटिपिकल इमेज है पाकिस्तान का मुल्क से बाहर, और वही इंटरनेशनल मीडिया भी दिखाता रहता है और हम भी कम कोशिश करते हैं उस इमेज को बदलने के लिए। हम बैठ के बात ज़रूर करते हैं। तो हक साहब से आज हम इस हवाले से ज़रा बात करेंगे कि ये इस तरह की एंडेवर्स और इस तरह की काविशें किस हद तक कामयाब रही हैं। सेलिब्रिटी अवार्ड्स जिनका हम यहाँ पे भी पाकिस्तानी मीडिया भी उन अवार्ड्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है, हर साल होते हैं बरतानिया में, तो ये उसके रूह रवां हैं। आज इस हवाले से बात होगी और ज़रा गपशप लगेगी और इनसे हम जानेंगे कि पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ का पाकिस्तान से बाहर क्या इमेज है और वहाँ पे क्या सीन होता है जब हमारे सेलिब्रिटीज़ इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं या वहाँ के इवेंट्स में जाते हैं। सो हक साहब से इस हवाले से बात होगी। और आपको याद होगा बहुत दिनों पहले हमने आपकी मुलाकात एक बड़ी ज़बरदस्त सी मेहमान से कराई थी जिन्होंने एक बीमारी होती है हीमोफीलिया, उस हवाले से बात की थी, और इनका नाम है डॉक्टर मुनव्वर शेर खान। और इन्होंने हीमोफीलिया के हवाले से बैठ के बहुत तफसील में हमसे बात की थी। डॉक्टर ताहिरा भी इनके साथ थी। आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जा रहा है और इस हवाले से हमने डॉक्टर मुनव्वर को एक बार फिर दावत दी है कि वो आएँ और हमें बताएं कि आज के दिन का थीम क्या है और किस तरह से पाकिस्तान के अंदर जितने होमोफिलिक अफराद हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, उनको हम किस तरह से इंश्योर कर सकते हैं कि वो रीच आउट कर सकें उस इलाज के लिए कि जो पाकिस्तान में मौजूद है। और पाकिस्तान में जो हीमोफीलिया फाउंडेशन है वो किस तरह से इस काम को कर रही है। हीमोफीलिया पेशेंट्स के हवाले से जो रावलपिंडी
कराची, लाहौर और पेशावर में चैप्टर्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, और डॉक्टर मुनव्वर रावलपिंडी चैप्टर के प्रेसिडेंट भी हैं और नेशनल लेवल के ऊपर जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके मेंबर भी हैं। तो डॉक्टर मुनव्वर से इस हवाले से बात होगी। और आज का दिन तो वो दिन है कि जब बस मेरा जी करता है कि बस आज का एक सेगमेंट है बच्चों का, बस चलता रहे और कभी खत्म ना हो। आप गेस कर गए बिल्कुल सही। आज मेरे क्लास फेलो गौहर हमारे साथ होंगे, और गौहर किस हवाले से बात करने जा रहे हैं? गौहर हवाले से बात करने जा रहे हैं आज कुछ स्टीफन हॉकिंग का जिक्र होगा, और स्टीफन हॉकिंग का जिक्र आए तो फौरन हमारे ज़हन में ब्लैक होल्स आ जाते हैं। और अभी आपको मालूम है रिसेंटली बड़ी बड़ी टेलीस्कोप्स ने, कहा जाता है, माहिरीन कह रहे हैं कि ब्लैक होल की तस्वीर ले ली है। आज हम वो तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे। और गौहर आपको पता है गुरु हैं, गुरु गौहर हमें इस हवाले से सारी डिटेल्स बताएंगे। सो आज का, जैसा कि मैं कह रहा था कि पूरा शो काफ़ी डाइवर्स है ना, कोई एक ही चीज़ नहीं है जिसको हम लेके चल रहे हैं मुख्तलिफ सेगमेंट्स में। हर सेगमेंट जुदा है और होपफुली इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग है। लाइक आवर इनिशियल सेगमेंट। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। ट्रेनर तहमीना और ट्रेनर काशिफ। आज हमारा भी सेगमेंट कुछ अलग और जुदा है। पता है क्यों? क्योंकि काशिफ से काफिश हो गया है। और मुझे पता है एक और वजह भी है कि अलग और जुदा है, इसलिए कि आज दोनों की तैयारी नहीं है। नहीं, तैयारी, वैसे ये बात भी आपने सही की कि तैयारी भी कभी कभी होता है कि आप जिम के अंदर जाते हैं और आपने प्लान किया होता है वर्कआउट, और ये होता है या तो आपको इक्विपमेंट नहीं मिलती या स्पेस नहीं मिलती या कोई भी उसमें रीज़न हो सकता है। वो भी हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से उसको कर सकते हैं चेंज। और दूसरी चीज़ ये कि आज हम जो हमने अभी वर्कआउट बताने लगे हैं, इट्स गोना बी प्रॉपर वेट ट्रेनिंग। हम आपको आम रूटीन में बताते हैं कि ये वाली चीज़ कर लें, इसकी रेपिटेशंस कर लें, सर्किट कर लें, टबाटा कर लें वगैरह वगैरह। लेकिन आज हम आपको सिर्फ बताएंगे कि जो लोग अक्सर काशिफ को भी सवाल पूछते हैं कि मसल कैसे बिल्ड करना है और साइज़ कैसे बढ़ाना है अपने मसल्स का साइज़, तो उसको कैसे करेंगे। और बहुत अच्छा था आज आपका सेगमेंट। और अब हम ब्रेक पे इससे पहले 3 वेरिएशंस हैं जो कि मैं चाहूंगा कि आपको दिखाई जाएं पुशअप्स के हवाले से, क्योंकि अब हमें इतना टाइम हो चुका है कि हम स्टैंडर्ड पुशअप्स कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा पहले 3 वेरिएशंस आपको दिखा दूं, थोड़ी सी एडवांस लेवल की हैं, और फिर उसके बाद हम अपनी ट्रेनिंग की जानिब बढ़ेंगे। साथियों, मुझे आप फॉलो करना है। देखिए, सबसे पहले हमारी पोजीशन है कि मैं इस कॉर्नर में आता हूँ और पुशअप की फॉर्म में आऊँगा, ऐसे इस पोजीशन को बनाऊंगा मैं ऐसे। और अब मेरा जो लोअर बॉडी को मैंने लॉक कर लिया, अब थोड़ा सा मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। और स्टैंडर्ड पुशअप्स की जो आपकी पोजीशन होती है, हाथों की प्लेसमेंट, हैंड प्लेसमेंट, यहाँ से करके आपने जाना है वाइड। एक्सप्लोसिव पुशअप्स हैं बेसिकली। तहमीना, इनका इलाज करवाया? बड़े बड़े बाहर डॉक्टर हैं पाकिस्तान में, बस ये बचपन से ही ऐसे हैं। डॉक्टर क्या कहते हैं? बचपन में अब तो मैं इनसे मिली नहीं, लेकिन अभी तो मुझे ऐसा लगता है। लेकिन एक्सप्लोसिव पुशअप जो बता रहे हैं, दिस इज वेरी एडवांस्ड। और कोर स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स और आपकी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ भी इसमें बहुत। लेकिन इसके अंदर ट्रेनर काशिफ कोई वो है कि कितनी दफ़ा करना है? जी बिल्कुल, इसकी जो रेप रेंज है वो आपकी 8 से 12 मरतबा होगी। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपने 8 से नीचे भी आ सकते हैं। लेकिन शुरू में हमेशा मैं जैसे बताता हूँ कि आपने प्रैक्टिस करनी है। लाजमी नहीं है कि आपने 8 to 10 या 12 रेपिटेशंस हिट करने हैं। आप 3 to 4 करके प्रैक्टिस करें, आहिस्ता आहिस्ता 1-2 भी कर सकते हैं, फिर रेस्ट लिया, ब्रेक लिया, और फिर आप बार बार रिपीट कीजिए। सेकंड फॉर्म की तरफ चलते हैं तमीना। सेकंड फॉर्म है हमारी, अब आप आएंगे इस पोजीशन में, अगेन सेम पोजीशन, लेकिन थोड़ी सी फॉर्म, एंगल और वैरायटी है। बिस्मिल्लाह, ठीक है। अच्छा, ये पुशअप्स जो काशिफ कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप बिगिनर हैं या जैसे एक्सप्लोसिव पुशअप्स किसी के लिए भी मुश्किल होंगे, खवातीन हो या मर्द, लेकिन आपने उसको करना सिर्फ ये है कि आप इंक्लाइन से स्टार्ट करें। एग्जैक्टली। इंक्लाइन से मीन्स ये कि जैसे आप स्टेप ले लें, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं घर में, इतने ही स्टेप्स होते हैं जिम के अंदर, वो एक छोटा सा बॉक्स घर में बनवा लें या वैसे भी आपके पास हो, तो जब उसके ऊपर आप ये मूव करेंगे तो थोड़ा सा ईजी होगा। जब आपको लगेगा कि ठीक है आप काशिफ की तरह यू कैन डू ऑन द फ्लोर, तो देन आप उसको कर लें। कारपेट नहीं होना चाहिए, अच्छा, वरना स्लिप हो जाएंगे आप। नहीं स्लिप होते, ठीक है। चलें जी, शुरू करते हैं। 2 बहुत हैं आज अच्छा, के लिए, ज़्यादा इम्तिहान हो जाएगा। अच्छा जी, ये पुशअप्स तो काशिफ ने बता दिए। पुशअप्स आप ये बहुत हैवी है। नहीं, दैट्स फाइन। अच्छा, हमने करना क्या, सबसे पहले हम स्क्वाट्स कर रहे हैं, ठीक है। तो हम वेट ट्रेनिंग जैसे हमने आपको बताया, लेकिन हमने करना क्या कि जैसे स्क्वाट पोजीशन है, पाँव ओपन करके यू स्ट्रेट अप एंड डाउन। अब इसमें कर क्या रहे हैं, आपकी लोअर बॉडी इन्वॉल्व है, उसके अलावा आपके शोल्डर्स इन्वॉल्व हैं। और वेट जैसे ये 8 kg हमने उठाया हुआ है, दिस इज़ फाइन। इससे कम वेट आप चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज चूँकि शोल्डर को ट्रेन कर रहे हैं तो थोड़ा सा, तो आप कोशिश करें जब आप बैठ रहे हैं तो डंबल को कर्ल करना है, बाजू फुल एक्सटेंशन करके। जी। अच्छा, और कोई जल्दी नहीं है, कोई एकदम से
उठक बैठक वाला माहौल है, लेकिन कोई जल्दी नहीं है कि जी ये 20 करनी है तो बस 1 2 3 4 5 7 8 20। जी जी आप आराम से, जैसे ट्रेनर काशिफ कहते हैं, माइंड मसल कनेक्शन बनाएंगे ताकि Exactly. एक एक मसल जो कि ट्रेन हो रहा है उसको पता लगे कि वो ट्रेन हो रहा है। बिल्कुल। तो जल्दी कोई नहीं। और स्पेशली वेट ट्रेनिंग में तो रेस्ट पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। अगर आप वेट ट्रेनिंग करने के, अच्छा फॉरवर्ड लंजेस करने हैं क्योंकि हम लो बॉडी का कर रहे हैं, तो यू डू लैटरल। इसमें भी आप दो चीज़ें हैं, कर वेट ट्रेनिंग ही रहे हैं लेकिन चूंकि आप लो बॉडी और अपने मीडियल डेल्टॉइड्स को ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। कुछ रेपिटेशंस करिए जी। जी मुझे डर है कि कहीं आपको लग न जाए। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। अच्छा, ये सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बिल्कुल ऐसे करके झटका नहीं दे देना, कोशिश करनी है। काशिफ आप अगर आके थोड़ा सा बता भी देंगे। प्लेसमेंट में ठीक कर जी दूं? मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी। जी। अच्छा, फॉरवर्ड लंजेस का थोड़ा ध्यान रखना है नीज का। उसके अलावा जब मीडियल कर रहे हैं, वेट ज्यादा है तो कम करना है। दोनों के साथ भी कर सकते हैं, 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। और आपने देखा कि आइसोलेशन मूवमेंट में हैवी वेट हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। मेरे पास 16 किलो का वजन था जी, जिससे मुझे थोड़ी सी एफर्ट करना पड़ रही थी। आपने मेक श्योर करना है कि इतना हैवी मत जाए। एक और एक्सरसाइज मैं बताता हूँ आपको जी जी, जिसका नाम है ट्रक ड्राइवर। बड़ी मज़ेदार एक्सरसाइज है। बेसिकली उसके लिए आपको प्लेट चाहिए होती है। प्लेट को यूँ होल्ड करके और आपने 180 बिल्कुल डेड लॉक करके हाथों को करना होता है। तो मैं आपको इस पे करके बताता हूँ। हाथ अपने ऐसे रखे बिल्कुल सीधे, ये आपके अपर बॉडी में शोल्डर्स की है, लेकिन वेट हैवी होना चाहिए इस पे। जितना हैवी होगा उतने आपके पोस्टीरियर डेल्टॉइड्स ट्रेन जी होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल 180 पूरा आना है आपने, ठीक है। और फील द बर्न। बिल्कुल। अच्छा जी, अगली जो एक्सरसाइज हमारी आएगी, हम प्लैंक में यूजुअली आते हैं प्लैंक रो करने के लिए। वेट थोड़ा सा हैवी हम खुद ले रहे हैं जी। उसमें आपने करना क्या, इसी पोजीशन में ये। अब जैसे हमने दो एक्सरसाइजेस की, शोल्डर्स की और उसके अलावा आपकी लोअर बॉडी की, अब इसमें आपके अगेन बैक इन्वॉल्व हो गई है, ठीक है। देखिए तहमीना का हाथ ज़मीन पे और मेरा डंबल पे है। इससे क्या होगा कि मेरी फुल रेंज बढ़ गई है, जो रेंज ऑफ मोशन है। लेकिन मैंने ये किया इसलिए है, मैं रीज़न भी आपको इसका बता दूं, ठीक है, कि जैसे वो हम अक्सर आपको बताते हैं, ठीक है, दोनों दिस इज़ डिफ़िकल्ट व्हाट आई एम डूइंग इज, क्योंकि अब ये थोड़ी डिस्टेंस जो है ना चेंज हो गया, बढ़ गया आपका, कि अब यहाँ पे तो आपने ये पकड़ा है, लेकिन ये अब जब आप इसको करते हैं इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और डंबल्स के पास साथ ईजी है, बाकी आपका कोर बैक। और आप कोशिश करें, देखिए इनकी बैक रोटेट नहीं हो रही, बैक बिल्कुल सीधी है तहमीना की, हाथ ज़मीन पे है, डंबल यहाँ लेके आ रही है फुल ऑल द वे डाउन ऑल द वे अप। जैसे मैं डंबल के साथ यूज़ कर रहा था, अगर आप इस तरह यूज़ करेंगे तो आपकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाएगी। यानी कि मैंने अपने आपको हाइट दे दी, तो मैं ज़्यादा नहीं जा सकता हूँ, ज़्यादा ऊपर आ सकता हूँ जी। कोई बड़ी सीन ऑन था आज, कोई ऐसा कोई बच्चों का खेल नहीं था आज। जब बंदा प्लान ना हो तो ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। हाँ, वो कहते हैं खाला जी का घर नहीं, लेकिन खाला जी के घर भी अगर आप जा रहे हैं, आगे गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं और खाला जी के घर में भी एक्सरसाइज और जो वर्जिश है वो कंटिन्यू हो सकती है। ये अलग बात के खाला जी के जब आप घर जाते हैं तो वहाँ पे फिर हाय 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 मेरा बच्चा कितना बीमार और कमज़ोर लग रहा है, पराठे खिलाओ इसे। तो खाला जी और पप्पू जी को भी थोड़ा समझना चाहिए कि लड़का और लड़की जो यंगस्टर्स हैं, हमारे टीनेजर्स हैं, जो कि जिम गोअर्स हैं या जिम नहीं भी जाते हैं, ट्रेनर तहमीना और ट्रेनर काशिफ को फॉलो करते हैं, उनको एक गिला ये आ रहा है कि जी हम तो हेल्दी लाइफस्टाइल करने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं। जी बिल्कुल। सो तहमीना क्विकली इन 5 सेकंड्स आप थोड़ा सा बताएं कि घर के माहौल को एक्सरसाइज फ्रेंडली, ट्रेनिंग फ्रेंडली कैसे बनाया जा सकता है। थोड़ा सा बातचीत आई थिंक ज़रूरी है। घर वालों को आप थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है, बल्कि उनकी लाइफस्टाइल भी चेंज करें। कम्युनिकेशन, आई थिंक कम्युनिकेशन इस मौजू पे घर में बात करें। आप कुछ टिप देना चाहेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात उन्होंने कर दी। सेकंड, बच्चे इन्वॉल्व करें। बच्चों के साथ आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, बच्चों को साथ रखें, बच्चे इंटरेस्ट लेंगे, फिर साथ बड़े भी इंटरेस्ट लेंगे। एग्जैक्टली, ताकि बच्चे और बड़े सब पूरा वो फैमिली का बने। सिर्फ यही नहीं कि जी अब मुदस्सर जो है वो 19 साल का हो गया और उसको जिम का शौक है, उससे पिछली जनरेशन और अगली जनरेशन एक टोटल डिस्कनेक्ट है। ट्रेनर तहमीना, ट्रेनर काशिफ, थैंक यू वेरी मच। हम चल के लेंगे एक छोटा सा मशहूरिया ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मेरे क्लास फेलो गौहर मेरे साथ हैं और आज हम कुछ बात करने वाले हैं कि जो बड़ी बड़ी टेलीस्कोप्स ने ब्लैक होल्स की तस्वीर ले ली है, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे और ये सारी कहानी क्या है ये गौहर हमें बताएंगे। रहिए मेरे साथ, अभी मिलते हैं। Breakfast at
ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। मेरा फेवरेट सेगमेंट, आपका फेवरेट सेगमेंट, लेकिन इन सेगमेंट्स में भी हमारे जो सुपरस्टार्स हैं, जो सेगमेंट होस्ट्स हैं, वो रोज़ एक फ़र्क होता है। और जिस दिन गौहर होते हैं उस दिन हमारे प्रोड्यूसर्स और प्रोडक्शन टीम ये कहती हैं कि भाई इसके बाद जितने सेगमेंट्स हैं उनको हम घर भेज दें और कहें कि बस आज पूरा शो गौहर के साथ ही होगा, क्योंकि गौहर चाहते हैं कि तमाम अफराद जितने भी हमारा ये शो देखते हैं, तमाम पाकिस्तान, पूरी दुनिया जो है वो इस कायनात के, इस गैलेक्सी के रुमूज से आशना हो, इस गैलेक्सी, इस इन कहकशाओं में उतर जाए और हम जाएं और कभी एक सैयारे पे एक शाम बिताएं, कभी दूसरे सैयारे पे दूसरी शाम बिताएं, है ना गौहर? ऐसा ही है ना? गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक हूँ भाई। गौहर जो है वो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक तैयार करके लाए हैं, जो कि है ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स। अच्छा, क्या कहानी है जी, बताओ जरा, सीन ऑन करो। ब्लैक होल की सिंपल डेफिनेशन है स्पेस टाइम में एक ऐसा रीजन जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि नथिंग, नॉट इवन लाइट, कैन एस्केप। अच्छा, यानी उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग है कि बिजली भी क्या, लाइट भी क्या नहीं हो सकती, एस्केप नहीं कर सकती, एस्केप नहीं कर सकती। और ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट फर्स्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब हमने थ्योरी, जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी दी थी, तो उसके अंदर एक सोवियत एस्ट्रोनॉमर को जब उस थ्योरी मिली तो उसने एक कॉन्सेप्ट बताया जो आइंस्टाइन ने कभी ने अपनी थ्योरी में ढूंढा था कि एक ऐसी भी चीज़ हो सकती है जो अपने अंदर लाइट, अपने अंदर मैटर को सक करके अपने आप को बिगर बना सकता है। अच्छा, और फिर हम स्टीवन हॉकिंग का नाम भी इसमें सुनते हैं ना। मैं ख्याल है स्लाइड्स पे चलते हैं तो साथ साथ चीजें हमें और एक्सप्लेन होंगी, है ना जी? तो स्लाइड्स भी कुछ गौहर बना के लाया है। यहाँ जी, यहाँ से शुरू करते हैं। ये मेरा दोस्त, ये है स्टीवन और गौहर का हॉकिंग, दोस्त है ना, हम दोनों का क्लास फेलो है। अच्छा, ठीक है। ये है स्टीवन हॉकिंग। ये वर्ल्ड के बहुत फेमस फिजिसिस्ट थे। इन्होंने ब्लैक होल के ऊपर बहुत रिसर्च किया और आइंस्टाइन के बाद इन्होंने ब्लैक होल्स के ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया। एट द एज ऑफ 19 उनको एक ऐसी डिजीज़ हुई जिनसे उसके सारे नर्व्स और मसल्स वो डिसेबल हो गए, स्टैटिक हो गए, वो मूव नहीं कर सकते थे, वो टॉक नहीं कर सकते थे, सिर्फ वो उनके ब्रेन, हार्ट और आइज फंक्शनल थी। तो डॉक्टर ने कहा कि वो सिर्फ 2 इयर्स लिव करेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी विल पावर से 50 इयर्स तक लाइफ रखी। और कितने सिर्फ ये नहीं कि जिंदा रहे, बल्कि अपनी उस चैलेंज और डिसेबिलिटी के बावजूद साइंस की और कॉस्मिक दुनिया को, रिसर्च को कितना कुछ दे गए। ये भी तो आप देखिए ना, है ना जी? अच्छा जी, अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाउ आर ब्लैक होल्स फॉर्म्ड? Okay, black holes are formed when stars 10 to 20 times bigger than the sun explode. जब स्टार, जैसे मैं प्रीवियसली भी बताया था, स्टार्स अपनी लाइफ के एंड पे आते हैं तो सन वो एक्सप्लोड हो जाएगा, लेकिन वो एक वाइट ड्रॉप बन जाएगा। जो सन से 10 या 20 टाइम बिगर स्टार्स हैं, वो जब एक्सप्लोड होंगे तो उनका कोर अपने ऊपर कोलैप्स होगा, क्योंकि स्टार अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश में सारी चीज़ को उस कोलैप्स कोर में सक करना शुरू हो जाएगा और एक ब्लैक होल फॉर्म कर देगा। और आपने बताया कि ये सन से भी बड़े साइज के होते हैं। 10 to 20 टाइम्स। 10 to 20 टाइम्स हमारे सूरज से बड़े स्टार्स हैं। यस। कब जा रहे हैं? आपको पेचेक मिल गया? रॉकेट तैयार कर दिया? कहाँ पेचेक, कहाँ मिला, कहाँ रॉकेट? अपने कोई इर्द गिर्द के एडिशनल रिसोर्सेज से काम ये करना पड़ेगा। स्पेस रिक्शा में फ्यूल नहीं है। स्पेस रिक्शा, अच्छा भाई, मेरा और गौर का जो स्पेस रिक्शा है ना, उसके अंदर पेट्रोल के पैसे नहीं है, वरना हम जरूर किसी सैयारे पे चले जाते, लेकिन अब क्या करें, हमें पेचेक भी नहीं मिला। अच्छा जी, अगली स्लाइड क्या है? टाइप्स ऑफ ब्लैक होल्स। ओके, डिफरेंट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लैक होल्स। एक है स्टेलर मैस ब्लैक होल। ये तब क्रिएट होता है जब स्टार्स, जैसे मैंने बताया था, 10 to 20 टाइम बिगर देन द सन एक्सप्लोड होते हैं और वो अपने एक्सप्लोजन पे कोर कोलैप्स करते हैं और एक ब्लैक होल बनाते हैं। इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स भी ऐसे होते हैं, एक्सेप्ट वो स्टार के चेन रिएक्शन से बनते हैं, या 1, 2 या 3 स्टार्स एक दूसरे के साथ क्रैश करते हैं, तो तब इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स बनते हैं। लेकिन सुपर मैसिव ब्लैक होल जो वैसे बनते हैं जब एक पूरी गैलेक्सी फॉर्म होती है, तो गैलेक्सी का भी स्लोली कोर कोलैप्स होना शुरू हो जाता है और एक ब्लैक होल गैलेक्सी के हर गैलेक्सी के मिडल में होता है।
अच्छा, वो गैलेक्सी के कोलैप्स होने से ब्लैक Yes. होल। और कितनी गैलेक्सीज होंगी, है ना गौहर? बिलियंस, ट्रिलियंस। और ये सारी इंफॉर्मेशन आप कैसे हासिल करते हो? एक दफा पहले भी हमने इसका जिक्र किया था कि मैंने सवाल इसलिए किया है ताकि हमारे वो यंग नाजरीन, वो मेरे क्लास फेलोज, गौहर के और मेरे क्लास फेलोज, जो कि कॉस्मिक स्टडी में और कॉस्मिक इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, आपका सोर्स क्या है जी इंफॉर्मेशन का? जैसे पहले भी मैंने बताया था, बुक्स, इंटरनेट एंड बुक्स। बुक्स, इंटरनेट एंड बुक्स। ये एक पोएम है गौहर जिस पे फॉलो करता है, बुक्स, इंटरनेट एंड बुक्स। लेकिन साथियों, मजे की बात आप ये देखें कि गौहर, जो कि आप सभी को पता है कि आप हम इसकी पूरी इंफॉर्मेशन को फॉलो करते हैं, इसने 75% जोर दिया है बुक्स पे। बुक्स, इंटरनेट एंड बुक्स। 25% इंटरनेट की इंफॉर्मेशन, लेकिन किताबें गौहर कहते हैं कि पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि किताब से ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है। जी, इंटरनेट से तो आप सर्च करें तो एकदम मिल जाती है, लेकिन किताबें जो हैं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ओल्ड फॉर्म की रीडिंग की, ऐसे हमारे एंसेस्टर ने लर्निंग की, वैसे हमें करनी चाहिए। सेकंड, वो इंटरनेट पे फिर एड्स आ जाती हैं या कोई गलत इंफॉर्मेशन लोग वैसे मजाक के लिए डाल देते हैं। बुक में सब कुछ रियल इंफॉर्मेशन होता है। यस, किताब में आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती है, और यही अक्सर मैं और गौहर इस सेगमेंट में बात करते हैं, द डिफरेंस साथियों, द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। मालूमात और इल्म का जो फर्क है ना, इंटरनेट से आपको मालूमात, इल्म भी मिलता है, ये नहीं कि इल्म नहीं मिलता, लेकिन आपको इंस्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है जो कई दफा मुसद्दक़ा नहीं भी होती, यानी ऑथेंटिक नहीं भी होती। तो इसलिए किताबें पढ़ना बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। ओके, फर्स्ट रियल पिक्चर ऑफ अ ब्लैक होल। अब ये देख ये तो सकते हैं, तस्वीर मैंने और गौहर ने लेनी थी, ये किसी और ने क्यों ले ली? तालियां बजाएं भी पहले तो। EHT वेरी गुड। रिकंस्ट्रक्शन जो लिखा हुआ, वो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप जो प्रोजेक्ट था, उसने अर्थ के अराउंड 7 ह्यूज टेलीस्कोप्स डाले थे, जिसका मैं लेटर मोर बताऊंगा। तो उन्होंने एक फार गैलेक्सी M87 गैलेक्सी, जो हमसे 500 मिलियन ट्रिलियन किलोमीटर्स अवे है, उसके ब्लैक होल की एक पिक्चर ली। अब उन्होंने उसको वो ब्लर थी पिक्चर बहुत, तो उन्होंने उसको क्लीन किया और वो जो सिमुलेशन लिखा होता उसके अंदर ट्रांसफॉर्म किया, और ये थी फर्स्ट दोबारा दिखाइएगा जरा वाली। अच्छा, और ये थी एक तरह से हम उसको फर्स्ट, और ये ब्लैक होल राइट साइड इतना पे जो बिग है कि जो जिस पर्सन ने इसकी पिक्चर ली थी, वो उसने इसको 2 वर्ड्स में डिस्क्राइब किया। एक, अ मॉन्स्टर, दूसरा, द हैवीवेट चैंपियन ऑफ द यूनिवर्सल ब्लैक होल कॉन्टेस्ट। हैवीवेट चैंपियन ऑफ यूनिवर्सल ब्लैक होल कॉन्टेस्ट का विनर था। 6.5 बिलियन सन्स का मास है, इसलिए ये इतना हैवी है। 6.1 बिलियन Five. सन, 6.5 6.5 बिलियन सूरजों जितना मास है एक ब्लैक होल। यस, दिस इज ह्यूज। गौहर, मैंने और तुमने जाना था, हमारे रिक्शे में पेट्रोल नहीं था। अच्छा, दिस इज ब्यूटीफुल। और आपने लेटली बच्चों खबरों में भी सुना होगा कि 10 अप्रैल को, जी 10 अप्रैल को ब्लैक होल की तस्वीर ली गई। ये वही तस्वीर है जो आज हमने आपको दिखाई है। दुनिया की जो साइंस की और ख़ासतौर पे कॉस्मिक रिसर्च की जो तारीख़ है, उसमें ये बहुत बड़ा दिन समझा जा रहा है 10 अप्रैल 2019 के ब्लैक होल जो कि सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था, उसको एक्चुअली टैंजिबल तस्वीर की सूरत में आज तक नहीं दिखाया या देखा जा सका था साइंसदानों ने उसकी फाइनली तस्वीर। वैसे तस्वीर कैसे ली होगी उन्होंने? अब अगर ब्लैक होल स्मार्टफोन से तो नहीं लग नहीं रही, सेल्फी तो नहीं लग ब्लैक होल अपने आउट रेडियो वेव्स सेंड करता है। वो रेडियो वेव्स जब अर्थ पे ये टेलीस्कोप्स को हिट करती हैं, तो ये टेलीस्कोप्स उन रेडियो वेव्स को सक करके इलेक्ट्रिकल करंट्स में चेंज कर देते हैं। वो सब इलेक्ट्रिकल करंट्स एक हार्ड ड्राइव में ले जाते हैं, जहाँ पर इस टीम ऑफ साइंटिस्ट ने इसको एक पिक्चर के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया। वाओ, गौहर जैसे साइंटिस्ट थे वो, है ना? Yes. गौहर भी बड़ा हो गया, इंशाल्लाह इस तरह का एक साइंटिस्ट बनेगा डेफिनेटली। अच्छा, कोई हम तस्वीरें लाए हैं उन टेलीस्कोप्स की जिन्होंने इसकी तस्वीर खींची?
ओह वाओ, ये सारे वो टेलीस्कोप्स हैं जिन्होंने इसकी पिक्चर ली। ये टेलीस्कोप्स शुरू करते साउथ पोल पे, फिर जाते चिली, फिर मेक्सिको, फिर एरिजोना, फिर हवाई, फिर ग्रीनलैंड, फिर फ्रांस और फाइनली स्पेन। ये सब हॉट एरियाज में डाले गए क्योंकि बाकी अर्थ के साथ ट्रबल थी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स रेडियो वेव्स को ख़त्म कर देंगे, इसलिए इनको ड्राई लोकेशंस और हाई लोकेशंस में डाला गया। तो हमारा जैकबाबाद और सिब्बी जो है उसको भूल गए वो? सिब्बी में भी एक लगाए ना कि ऐसे मजा आ जाएगा। हैं? थर में भी लगा दे। वही एग्जैक्टली। तो पार्कर में पूरे ईयर में सिर्फ वन टाइम अर्थ ऐसी पोजीशन पे आता है कि ये पिक्चर हम एक्चुअली ले सकें। यानी पूरा जो रोटेशन के अंदर एक वो मोमेंट ऐसी आती है पूरे साल के अंदर। यस। वाओ ग्रेट। तो भाई बड़ा जबरदस्त। अब पेट्रोल डलवाए फिर रक्शे में हमारा, है ना? अच्छा, हमें कुछ इंस्ट्रक्शन भी मिल रही है जो कि हमें समझ नहीं आ रही है। हाँ, वो इंस्ट्रक्शन ये कि एक स्लाइड रहती है, शायद ये कहना चाह रहे थे। ओके जी। ओके, वर्म होल जैसे ब्लैक होल, ये साइंटिस्ट ने अब जानते हैं ब्लैक होल्स तो एग्जिस्ट करते हैं, अब साइंटिस्ट वर्म होल को ढूंढ रहे हैं। ये एक टाइप ऑफ ब्लैक होल्स है, लेकिन एक्सेप्ट फॉर अदर देन ब्लैक होल्स ये आपको सक इन सिर्फ नहीं करते, आप इससे बाहर भी जा सकते हैं और ये आपको स्ट्रेच करके किल नहीं करते ये। लेकिन जब आप उस ब्लू और रेड पॉइंट कि जहाँ पर ज्वाइन करें उधर चले जाए, ये आपको एक्सट्रीमली हाई स्पीड के साथ लेकर एक और यूनिवर्स ले जाएंगे। ये 2 यूनिवर्सेस के अंदर शॉर्टकट्स हैं इंस्टेड ऑफ फुल वे जाने के लिए। सीरियसली? यस। तो यार हमारे रक्शे में अगर पेट्रोल डल गया तो हम इधर से ब्लू से निकल के रेड की साइड से दूसरे यूनिवर्स में चले जाएंगे। जी, ये जैसे रेस कर रहे हैं तो वहाँ से फिनिश लाइन तक वो गलियों से शॉर्टकट मिल गया ना, वैसे ही ये एक यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स तक जा रहे हैं तो वहाँ गली से शॉर्टकट मिल गया। शॉर्टकट मिल गया। अच्छा, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं सारे, आप मुझे गौहर ये बताएं कि अब ऑब्वियसली स्टीफन हॉकिंग्स और उनकी वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब पूरी दुनिया में उनके दिए हुए कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि हमारे जो साइंटिस्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, यंग साइंटिस्ट्स, वो बच्चे, वो टीनेजर्स जो कॉस्मिक लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? मसलन आप फ्यूचर में क्या करोगे? आपको क्या मुल्क से बाहर जाना पड़ेगा? व्हाट आर योर प्लान्स? या आप क्या रिकमेंड करते हो? ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्योंकि अब पाकिस्तान की जो नई जनरेशन आ रही है, मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि ये मोस्टली साइंस में अपना इंटरेस्ट रखती हैं। तो इस इंटरेस्ट की वजह से उनको इवन अगर वो बाहर चले जाएं, पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इवन इफ़ वो बाहर चले जाएं, वो पाकिस्तान में वापस आकर यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स वो भी बना सकते हैं, एक्सेप्ट कि वो हमेशा के लिए बाहर चले जाएं किसी और नासा या किसी के साथ काम करना शुरू हो जाए, है ना? और लेकिन वहाँ जाके फिर अपना मजा होता है जब आप एक रिसर्चर हैं और आपको नासा जैसे इदारे के अंदर काम मिल गया, तो फिर सिर्फ ये नहीं होता कि आपने पाकिस्तान वापस नहीं जाना, वही होता है कि आपकी जो वो जानने की और खोज लगाने की जो इंस्टिंक्ट है ना इंसान की, उसकी तशफ़ी हो रही होती है उन इदारों में। एक्चुअली पाकिस्तान में अभी रिसोर्सेज नहीं है कि रिसोर्सेज नहीं है जैसे यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूट। पाकिस्तान भी PAK ऐसा कुछ पाकिस्तान एयरोस्पेस इंस्टीट्यूट बना सकता है, पेस्को, जो अभी इमरान खान उसके ऊपर बहुत फंडिंग दे रहा है, तो अभी वो नासा के साथ उसने ज्वाइन किया हुआ है और पेस्को के प्रिडिक्शंस हैं कि 2030 तक हम अपना पहला मैन मून तक भेज देंगे, पहला मुसलमान। और वो कौन होगा? गौहर। भाई पहला जो पाकिस्तानी मून पे जाना चाहिए, आप सब लोग एग्री करेंगे, हमारे इस वक्त क्रू, गेस्ट्स और व्यूअर्स सब लोग ये बताएं कि आप लोग नहीं समझते कि जो पहला पाकिस्तानी चांद पे जाना चाहिए वो गौहर होना चाहिए ना? इसने प्रूव किया है विद टाइम, ओवर द टाइम, कि इससे ज्यादा इंटरेस्ट किसी को नहीं है। अच्छा, एक बात मुझे सीरियसली बतानी है, अगर उन्होंने मुझे सिलेक्ट नहीं किया, मैं उनके रॉकेट के अंदर छुप के चला जाऊंगा उनके साथ, मुझे जाना ही होगा। नहीं यार, कोई मसला नहीं। अगर पास्को के रॉकेट में हमें जगह ना मिली तो हम अपने रक्शे में पेट्रोल डलवा लेंगे। थैंक यू सो मच गौहर, इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टू लिसन टू यू। और गौहर जैसे हमारे ब्रेकफास्ट एट होम के जो स्टार्स हैं उन पे हमें फ़ख्र है, वो इतनी ज़बरदस्त रिसर्च करके लाते हैं कि हमारे नॉलेज में इजाफा भी होता है। और फिर आप हमें ब्रेकफास्ट एट होम के फेसबुक पे जाके या मेरे फेसबुक पे जाके तौसीक हैदर, आप हमें क्वेश्चंस भेजते हैं जो हम
गौहर जैसे स्टार्स के सामने रखते हैं और ये फिर आप लोग को जवाब देते हैं। तो बच्चों, अगर कहीं भी किसी भी जगह पे आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, ऑनलाइन या पीटीवी ग्लोबल यूएस या पीटीवी ग्लोबल यूरोप या पीटीवी न्यूज़ या पीटीवी होम, कहीं भी आप हमें देख रहे हैं, आपको अगर इन सारी चीज़ों में, गैलेक्सीज में, कहकशाओं में, कॉस्मिक लाइफ में इंटरेस्ट है तो आप हमें लिख भेजिए अपना नाम, अपनी जगह का नाम और अपना सवाल। और अगर आप करियर वाइज पढ़ाई में भी आगे इसमें कुछ परस्यू करना चाहते हैं तो गौहर, मैं और ब्रेकफास्ट एट होम की पूरी टीम बहुत खुशी से आपको गाइडेंस भी देंगे। गौहर, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। हम चल के लेंगे जी एक छोटा सा मशहूरिया ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जैसा कि प्रोग्राम के आगाज में मैं आपको बता रहा था कि डॉक्टर मुनव्वर शेर खान हमारे साथ होंगी, और जब डॉक्टर मुनव्वर जो है वो बात करेंगी वर्ल्ड हीमोफीलिया डे के हवाले से, जो आज पूरी दुनिया में, आज 17 अप्रैल है, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। हीमोफीलिया क्या है, इसका क्या इलाज है, और ये पूरी दुनिया में दिन क्यों मनाया जा रहा है, और पाकिस्तान में इसकी क्या सिचुएशन है, और क्या गुड न्यूज़ है हीमोफीलिया के पेशेंट्स के लिए कि पाकिस्तान में अब उनका इलाज मुमकिन है। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। आज पूरी दुनिया में हीमोफीलिया का आलमी दिन मनाया जा रहा है, यानी हीमोफीलिया का दिन इसलिए मनाया जाता है या किस लिए मनाया जाता है, ये सारा कुछ हम जानेंगे। अपनी सोच समझ तो इंसान की होती है, लेकिन जब एक्सपर्ट आपके पास होना तो फिर आपको उसी से पूछना चाहिए। और आपको याद होगा कि बहुत अरसा पहले डॉक्टर ताहिर और डॉक्टर मुनव्वर हमारे शो में आए थे, हमने हीमोफीलिया के हवाले से बहुत तफसील से बात की थी, लेकिन वो साथी जो वो शो नहीं देख सके थे, आज आपके पास मौका है कि अपना नॉलेज बेस बढ़ाएं हीमोफीलिया के हवाले से, और खास तौर पे वो फैमिलीज जहां पे कोई बच्चा, कोई एडल्ट हीमोफिलिक है। आपके लिए आज की नशिस्त निहायत अहम है। आई एम सो वेरी ऑनर्ड एंड प्लीज्ड कि डॉक्टर मुनव्वर शेर खान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं हीमोफीलिया पेशेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के रावलपिंडी चैप्टर की, लेकिन ये चैप्टर्स कराची, लाहौर और पेशावर में भी हैं। आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहबा, इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। थैंक यू, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बच्चों के सेगमेंट में आके आपने एक दफा वो फर्स्ट एड की गप लगाई थी, वो इतना हिट गया वो हमारा सेगमेंट कि लोग कहते हैं कि भाई वो डॉक्टर साहब ने जैसे बैठ के फर्स्ट एड के बारे में बताया था ना, आज तक किसी ने नहीं बताया। चलिए, आई एम ग्लैड कि आपकी वजह से मैं थोड़ा सा लोगों को हमारे बारे में पता लग गया। पर आज का दिन जो है वो हीमोफीलिया के बारे में। जी बताइए कि आज का ही दिन क्यों मनाया जाता है? ये 1963 में एक बिजनेसमैन थे मॉन्ट्रियल में, उनको सवेयर हीमोफीलिया था। वो कहीं 1800s में पैदा हुए, अर्ली 1900s में, और जब तक उनकी ट्रीटमेंट वगैरह नहीं थी, सिर्फ वही जो हम लोग करते हैं टोटके, तो उन्होंने फिर कनाडा में थोड़ी सी और भी रिसर्च हुई, तो वो उनकी उम्र काफ़ी लंबी हो गई और माशाल्लाह बहुत एक्टिव थे, और वो अच्छे बिजनेसमैन भी थे। उनका नाम फ्रैंक श्नेबल था। तो 1963 में उन्होंने वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया एस्टैब्लिश की, सिर्फ 6 मेंबर कंट्रीज के साथ। 6 ममालिक उसके मेंबर थे, और वो 6 वेस्टर्न। इस वक्त कितने ममालिक मेंबर हैं? 140 से ज़्यादा, और पाकिस्तान उनमें शामिल? बिल्कुल शामिल। अच्छा, हीमोफीलिया का थोड़ा सा बताइए, हीमोफीलिया होती क्या बीमारी, इसमें होता क्या है? हीमोफीलिया एक मारूसी बीमारी है जो हमें हमारे विरसे में मिल जाता है। ठीक है। अब तफसील में मैं क्या जाऊँ कि जी क्रोमोसोम लिंक्ड है, फलाना है, सिर्फ हम बात करते हैं कि उसके अलामात क्या होते हैं। एग्जैक्टली। ठीक, अलामात ये हैं कि बचपन में ही से, क्योंकि मारूसी है तो शुरू में ही आ जाती, और होती ज़्यादातर लड़कों में। अच्छा, ये मारूसी बीमारी है लेकिन मेल चाइल्ड में अपना जाहिर करती है ज़्यादातर। आजकल तो रिसर्च भी हो रही है ना, तो औरतों में भी है, और मुख्तलिफ, जब मैं आपको थोड़ा सा इसका समझाती हूँ कि इसमें होता क्या है, होता क्या है, ये ब्लीडिंग हो जाती है। अच्छा, अब वो ब्लीडिंग ज़रूरी नहीं कि जाहिर हो, पैदाइश के वक्त दिमाग के अंदर भी हो सकती है, बाद में किसी अंदरूनी अज्जा में भी हो सकती है, ऑर्गन्स में हो सकती है, जिस्म के अंदर भी हो सकती है, ज़्यादातर जॉइंट्स में।
जोड़ों में और पट्ठों में ज़्यादातर होती है। ओके। ठीक, और वो रुकती नहीं है जब तक ट्रीटमेंट ना हो। अब 3 किस्म की डिफिशिएंसीज या कमी होती है, सिवियर, मॉडरेट और माइल्ड। तो अगर माइल्ड है तो वो तो फिर इतना ज़ाहिर नहीं होता, पर सिवियर डिफिशिएंसी में तो अगर सही वक्त पे इलाज ना किया जाए तो मौत भी वाक़या हो सकती है। और ये बताइए कि कोई रिसर्च हुई पाकिस्तान में इस वक्त कितने लोग हैं जो हेमोफीलिया के पेशेंट्स हैं? बिल्कुल जी, स्टेटिस्टिकली हम करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी सी कमी भी है। तो हमारा, हम कहते हैं आजकल जब 22 करोड़ अवाम है, तो अगर 22 करोड़ अवाम है तो 22 फैमिलीज़ में हीमोफीलिया होगा। 22 बच्चे होंगे या बड़े होंगे, 22,000 जिसमें हीमोफीलिया होगा। अब वो मरीज़ तो शायद 1 या 2 हो, पर फैमिली तो पूरी इफ़ेक्ट होती है। और क्योंकि मारूसी है तो हो सकता है कि किसी को पता भी ना हो, मेरे बहन भाई उनके बच्चों में कैसे नाना नानी से आया, दादा दादी से आया, कहाँ से आया और वो कहाँ तक फैलता जा रहा है। सो हमें इस पे आज का दिन क्योंकि ये सारी दुनिया में मनाया जाता है और है ही हीमोफीलिया पेशेंट्स कि हम उनसे बात करें, उनको बताएं कि ये इसकी इलाज हो सकता है। पाकिस्तान में भी इसका इलाज हो सकता है। महंगा है पर हम सेंटर्स इसीलिए, हमें मुफ्त फैक्टर्स का इलाज होता क्या है? इसका इलाज, प्रॉपर इलाज, सही इलाज, इसकी वजूहात जो है वो हमारे जिस्म में एक चीज़ हम कहते हैं फैक्टर्स या जुज़, वो हमारे खून में होता है। तो वो मिल के एक जाल सा बना देते हैं। जब भी आपको चोट लगे, अंदरूनी चोट लगे, बैरूनी चोट लगे, तो वो जाल आ जाता है और वो खून को रोक देता है। पर एक भी जुज़, एक भी फैक्टर उसमें से मिसिंग हो, हालांकि हमारे बदन में 13-14 हैं, एक भी कम हो तो वो जाल नहीं बनेगा और खून बहता रहेगा, बहता रहेगा, बहता रहेगा, जब तक वो मिसिंग फैक्टर जो उसके बदन में नहीं है वो डाला ना जाए। अब गलत फैक्टर लगा दोगे तो फायदा नहीं है, वो 5-6 हज़ार तो आपने ज़ाया कर दी। वो मिसिंग फैक्टर, वो जो फैक्टर है ब्लड का, वो कहाँ से आता है? वो ब्लड डोनर्स देते हैं? अच्छा, हमारे मुल्क में क्योंकि फैक्टर्स नहीं बनते, ना इंपोर्ट हुए जाते हैं। एक आध कोई कंपनी है जो इंपोर्ट कर सकती है, इजाज़त गवर्नमेंट से है उसको इंपोर्ट करने के लिए। तो हम पाकिस्तान में ज़्यादातर हम फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा देते हैं। तो वही ब्लड डोनेशन, रेड सेल्स किसी और को मिल जाते हैं और प्लाज्मा जो है पर अगर हम वो प्लाज्मा को कॉन्सेंट्रेट कर लें तो वो भी फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा से बेहतर, क्योंकि हमें कॉन्सेंट्रेट्स चाहिए ना। अब बाहरी मुल्क में वो उसमें से फैक्टर्स एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आपको फैक्टर 8 चाहिए तो वो फैक्टर 8 की आपको वाइल मिल जाएगी। फैक्टर 9 चाहिए तो आपको फैक्टर 9। अगर वॉन वेरी ब्रांड डिजीज़ है जो ज़्यादा औरतों में होती है, मर्दों में भी होती है, दोनों में होती है। तो ये महंगा है? बहुत महंगा, अनफॉर्चुनेटली बहुत महंगा। हमारी कितना महंगा? लाइक एक मरीज को 1 साल के सर्वाइवल के लिए कितना? अब इसमें जो हमारे लिए कैलकुलेट करना मुश्किल है, अगर उसका खून ना बहे तो शायद तो फैक्टर की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर उसको सवेयर चोट लग जाए, ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाए, तो रोज़ाना फैक्टर 8 की बात करते हैं कि जो ज़्यादा कॉमन है, तो वो कम से कम एक छोटा 250 मिलीग्राम इंटरनेशनल यूनिट्स की वाइल जो है वो 5,000 रुपए की। अब 5,000 की एक वाइल है जो कि एक नॉट एट वन टाइम, वो वज़न पे डिपेंड करेगा मरीज़ पे। अब आपको जो शायद आपको 15,000 की दिन में लग जाए, नन्हा सब बच्चा है तो उसको सिर्फ एक लगे। फिर हम क्या करते हैं, एक तो हमारी खुशकिस्मती है कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया अपने ह्यूमैनिटेरियन एड से लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में फ्री फैक्टर्स भेजते हैं, जो पाकिस्तान में भी आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम हमें कभी कभी हो जाती है NOC लेने में, बिकॉज जो भी डोनेट करेगा जाहिर है वो क्लोज टू एक्सपायरी देगा। हमारे जो रेट्स, अच्छा हमारे जो लॉज हैं वो यूनिवर्सली अप्लाई करते हैं, उसमें कोई एक्सेप्शन टू द रूल नहीं होता कि जी फैक्टर्स जो हैं वो एक्सपायर भी हो जाएं तो वो 2 साल तक 3 साल तक वो बिल्कुल उतना ही काम करते हैं जितना आपके नॉन एक्सपायरी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि इस साल का जो थीम है वो क्या है, और अब आपका आज के दिन के हवाले से मैसेज क्या है
कि ख़ास तौर पे उन फैमिलीज़ के लिए कि जहाँ पे बच्चे हीमोफिलिक हैं? आज का जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया का थीम है आइडेंटिफिकेशन, रीचिंग आउट। मतलब सब हीमोफिलिक पेशेंट्स जो नहीं जिनका हमें नहीं पता, उनको हम ढूंढें। अब और आप सब जितनी कम्युनिटीज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आपको पता ही होगा कि कोई ना कोई आपके पड़ोस में कहीं ना कोई ऐसा पेशेंट है जो ये सुनते हो इनकी तो फौत हो गया। उनको कहें क्यों फौत हुआ, क्या हुआ, आपके भाई फौत हो गए थे, कैसे फौत हुए थे, खून नहीं रुका था। सिंपल है, सिर्फ आप लोगों को बताएं। ये ऐसा दिन है अवेयरनेस इसकी हो तो जो ये बेचारे 16,000 नॉट इवन 16 तकरीबन 20,000 लोग भटक रहे हैं। हमारे पास तो सिर्फ 2,400 रजिस्टर्ड है। अच्छा, 2,400 रजिस्टर्ड हैं और तकरीबन 20,000 पेशेंट्स इस वक्त पाकिस्तान में ऐसे हैं जो कि हैं या सही इलाज नहीं हो रही या उनको पता भी नहीं है कि हमें ये बीमारी। एग्जैक्टली हम तो फैक्टर्स दे सकते हैं, अगर हमें हमारे साथ गवर्नमेंट तावन करे तो हमें और भी फैक्टर्स आ सकते हैं। दूसरा हम ये करते हैं कि लोग हमें डोनेशंस देते हैं। ठीक, जब डोनेशंस हमारे पास आ जाते हैं तो वो हम फैक्टर्स खरीद लेते हैं, लेकिन हम सब्सिडाइज रेट्स पे देते हैं। तो मरीज को हमें बिल्कुल मुफ्त तो हम दे नहीं सकते क्योंकि हमारी पूरी कॉस्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन आपने हमें दी। ये बताइए कि जैसे आपने भी आज सुर्ख रंग पहन रखा है और ये कहा जाता है कि वर्ल्ड हीमोफीलिया डे पे लाल रंग पहना जाता है। ये एक एक्चुअली हर साल वर्ल्ड हीमोफीलिया डे की थीम बदलती है। तो लास्ट ईयर नॉलेज इज शेयरिंग थी, उससे पहले इट वाज पेंटेड रेड, कि सबको पता हो कि हीमोफीलिया इज अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ब्लड, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग फिर वर्ल्ड हीमोफीलिया डे पे कोशिश करते हैं कि हम लाल पहने, तो कम से कम मैसेज जाए लोगों को कि जी आप इसका कुछ कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग, यू कैन डू समथिंग। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आखिर में मैंने एक और बहुत ज़बरदस्त शुक्रिया डॉक्टर साहिबा का हमने अदा करना है। और आपको पता है कि ब्रेकफास्ट एट होम हम कहते हैं कि सिर्फ हमारी प्रोडक्शन टीम का शो नहीं है, ये आपका भी शो है। इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर आप भी हैं, इसके एंकर आप भी हैं, क्योंकि जितना आप इंटरेस्ट लेते हैं और हमारे फेसबुक पेज पे आप हमें बताते हैं, कमेंट्स देते हैं कि अच्छा ये सेगमेंट इसको यूँ कर लें, सेगमेंट का ये टॉपिक कर लें, उसको बुला लें, ये कर लें, वो आएगा तो उससे ये पूछें, अच्छा इसको 5 मिनट नहीं इसको 10 मिनट दें, वो बच्चों का सेगमेंट, वो ये वो मीना तारिक से ये पूछें, सबीना से ये पूछें, फैसल मूवी वाला कहें फलानी मूवी पे रिव्यू दे। तो हम कभी कभी महसूस करते हैं कि इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स आप हैं हमसे ज़्यादा। ऐसे में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अभी प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनना आसान नहीं है, फिर जब चैलेंजेस आते हैं तो उनको निपटना भी ज़रा एक सिलसिला होता है। जिस तरह आज इस वक्त लाइव आप ये शो देख रहे हैं तो एक चैलेंज आ गया है, और चैलेंज ये आ गया है कि हमारे वो मेहमान अताउल हक साहब कि जिन्होंने आना था, जो बरतानिया से आए हुए हैं, वो कुछ वजूह की बिना अभी तक पहुंच नहीं सके। तो डॉक्टर साहबा का हमने क्यों शुक्रिया अदा करना है भाई? ये देखो ना, यहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन आ रही है। डॉक्टर साहबा का शुक्रिया हमने इसलिए अदा करना है कि ये अपना एक प्यारा सा बेटा और एक प्यारी सी बेटी को साथ लेके आई कि भाई मेरे साथ शो पे चलो। और वो दोनों अभी हमारे बैक स्टेज, हमारे प्रोड्यूसर्स ने उनसे बात की, वो इतने दिलचस्प शख्सियात हैं दोनों कि हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हक साहब को अल्लाह खैरियत से रखे, वो किस वजह से नहीं आए, उनको फिर कभी बुलवा लेंगे। हमने सोचा है कि डॉक्टर मुनव्वर के बेटा और बेटी को आपसे मिलवाएं। सो अभी चल के लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। वो दोनों कौन है, थोड़ा सा हिंट दे दूं। एक आए हैं कनाडा से, एक आए हैं ऑस्ट्रेलिया से। आज सिर्फ बाहर की बातें हो रही हैं। तो जनाब रहिए मेरे साथ। ब्रेकफास्ट एट होम में इमरजेंसी शिफ्ट आया है गेस्ट के अंदर। देखें तो कि ये इमरजेंसी गेस्ट कौन है और ये कितने मजे की हमसे बातें करते हैं। रहिए मेरे साथ, अभी मिलते हैं डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। भाई कौन कहता है कि लाइव शो बनाना, मैनेज करना, चलाना मुश्किल काम है? देखिए कितना आसान काम है। आप डॉक्टर मुनव्वर जैसे गेस्ट को बुलाएं जो अपने बच्चों को भी साथ लेके आएं, और आपका जो कोई गेस्ट अगर ड्रॉप भी हो जाए तो उनमें से आपको कोई अच्छे से गेस्ट मिल जाएंगे। आई एम सो वेरी ऑनर्ड एंड प्लीज्ड, सबसे ज्यादा इसलिए प्लीज्ड
कि हमारे अगले जो 2 मेहमान हैं उन्होंने लास्ट मिनट पिछले 5 मिनट के अंदर एग्री किया कि वो हमारे शो के गेस्ट बनेंगे। हमारे साथ हैं तानिया और उमर। वेलकम, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर हैविंग सबसे पहले तो उमर ये बताएं कि कैसा लग रहा था कि ज़ाहिर है कि शो पे नहीं आना था और अचानक आप इस वक्त पूरी दुनिया में ऑन एयर हैं, पीटीवी ग्लोबल, पीटीवी न्यूज़, पीटीवी होम, 5 मिनट के अंदर। हम तो जी अम्मी को लेने आए थे, छोड़ने आए थे बल्कि, और अम्मी ने कहा कि चलना है तो चलो, तो वी सेड चलो ठीक है हम आएंगे। वी डिडंट इवन रियलाइज कि विल बी सिटिंग इन दिस एटमॉस्फेयर। हम तो कहा कि चलो पीछे बैठ के देखेंगे क्या होता है। उमर एक पायलट है, एक फ्लायर है, ये जहाज़ उड़ाते हैं, कनाडा में होते हैं, बहुत सा वक्त इन्होंने 15 साल कीनिया में वक्त गुजारा। इनसे हम फ्लाइंग के प्रोफेशन के हवाले से बात करेंगे और ख़ास तौर पे इनके देखें 5 मिनट में रिसर्च कितनी ज़बरदस्त की है मैंने। इनके दिल के बहुत करीब है कि ख़वातीन पायलट्स को किस तरह से हम पाकिस्तान में एनकरेज कर सकते हैं और बच्चियां कैसे पायलट बन सकती हैं। उमर से इस हवाले से बात होगी। और तानिया जो है वो एक बॉटनिस्ट जी, यानी प्लांट्स, दरख्त, पौधे, इनकी जो नस्लें हैं उनकी माहिर जी। और आप ऑस्ट्रेलिया में होती हैं? जी मैं ऑस्ट्रेलिया में होती हूँ, लेकिन पढ़ाई मैंने यहाँ पाकिस्तान में ही की है। कहाँ से? तो बीएससी और एफएससी तो सीबी कॉलेज जो रावलपिंडी में फेडरल गवर्नमेंट कॉलेज है। फिर मैंने मास्टर्स की कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से। बॉटनी में? नहीं। अच्छा। वो मैंने ज़ूलॉजी में की थी। तो उस वक्त मुझे बहुत शौक था वर्टेब्रेट पेलियोंटोलॉजी, जो फॉसिल्स होते हैं। तो ये बहुत अरसा पहले जो जानवर रहते थे जो मर गए, फिर उनकी हड्डियाँ प्रिजर्व हो गई हैं। डायनासोर्स? जी डायनासोर्स, लेकिन मेरा ज़्यादा था कि जो मैमल्स हैं, और पाकिस्तान में बहुत अच्छा फॉसिल रिकॉर्ड है, तो मुझे बचपन में वो शौक था। एग्जैक्टली। और लेकिन फिर आपका सफर जो वो बॉटनी की तरफ वो चला। फिर जब मैं अमेरिका गई पीएचडी करने, वहाँ मुझे पता चला कि अगर आपको एवोल्यूशन का शौक है तो आप बहुत डिफरेंट एरियाज में एवोल्यूशन स्टडी कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग। मुझे था कि आप सिर्फ फॉसिल्स को देख के आप दुनिया की जो पहली अर्ली लाइफ है आप उसको स्टडी कर सकेंगे, लेकिन आप जो आजकल जिंदा पौधे हैं, जानवर हैं, आप उनको भी स्टडी करके उनका पास्ट रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि कौन किसके साथ उसकी क्या रिश्तेदारी है। तो आपकी स्पेशलिटी, ये वही 5 मिनट की रिसर्च में मैंने जाना कि आपकी स्पेशलिटी ये है कि जो पौधे हैं उनको नाम कैसे दिए जाएं। जी जी। तो जैसे हमारे इंसानों के घर बच्चा पैदा होता है तो खाला फुप्पो सब मशवरा देने लग जाते हैं, फिर एक नाम उसका रखा जाता है, इब्राहिम नाम रखना है इसका, या फैसल या सलान, क्या नाम रखना है। तो आप लोग कैसे नाम? तो ये बॉटनी में एक कोड है। अच्छा। तो ठीक ठाक बड़ी किताब अब तो इलेक्ट्रॉनिकली बनती है, उसमें सारे रूल्स लिखे हुए हैं कि आप किस तरह नाम देंगे। ओके। और ये ज़्यादातर लैटिन बेस्ड नाम होते हैं। ओके। और सिर्फ सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप एक पौधे का मिसाल के तौर पे ये जी ओके ये है तो प्लास्टिक, हाँ ये तो आर्टिफिशियल है, लेकिन काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ये पौधा हमारे घर पैदा हो गया, अब इसका नाम कैसे रखें? पहली तो बात ये है कि इसको पहले किसी ने डिस्क्राइब किया है या नहीं। अच्छा। तो शायद किसी ने इसको पहले इसका नाम रख दिया है। ओके। तो रिसर्च करनी पड़ेगी कि ये ब्रांड न्यू है, न्यूली डिस्कवर्ड है, या इसके पहले रिश्तेदार पहले से मौजूद हैं कोई? रिश्तेदार या यही स्पीशीज पहले मौजूद। इस पे पहले तो रिसर्च जी। अगर फैसला होता है साइंटिस्ट का कि ये तो कभी साइंस में डिस्क्राइब नहीं हुई, इट्स अ न्यू स्पीशीज, ठीक है, फिर वो उसको डिस्क्राइब करेंगे। एक तो प्रूव करना पड़ेगा कि ये वाकई नई स्पीशीज है, और इसको फिर नाम लिखा जाएगा, और वो नाम ज़्यादातर उसकी फिजिकल अपीयरेंस पे जाता है। अच्छा, तो मसलन मैं कहूँ कि मैं भी एक बॉटनिस्ट हूँ जी, मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ, आप भी हैं जी, ठीक है ना, आपको क्या इसको फिजिकल अपीयरेंस से क्या नाम ज़हन में आया? तो एक तो इसके फूल लाल हैं, ठीक है, और इसके पत्ते ज़रा गोल किस्म के हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादातर एक लैटिन नाम है रोटंडिफोलिया, जो मीन्स लाइक राउंड लीव्स। अच्छा, तो इसका नाम इस तरह। अच्छा अच्छा, तानिया नाम रखा है रोटंडिफोलिया, अब मैं नाम रखूंगा बबलू। मुझे तो बबलू लग रहा है, इतना प्यारा सा। वो शायद जो कमेटी है
कमेटी कहेगी ये वाले साइंटिस्ट का लाइसेंस कैंसिल कर दो। ग्रेट। अच्छा मुझे रानिया ये बताइए कि इसका मतलब ये हुआ कि अफ्रीका में या एशिया में या पूरी दुनिया में जो इतने फॉरेस्ट्स हैं, इतने जंगल्स हैं, अभी तक इंसान तमाम पौधे डिस्कवर नहीं कर सकता। नहीं, ये लोगों को बहुत हैरानी होती है कि तकरीबन हर रोज़ नई स्पीशीज़ डिस्कवर हो रही हैं, सिर्फ पौधों के नहीं, जानवर भी, बैक्टीरिया, वायरसेस, कीड़े मकोड़े, जी, छोटा पौधा, बड़ा पौधा। ये मैं कल ही पढ़ रही थी कि ऑस्ट्रेलिया में एक नई छिपकली मिली है। अच्छा। और वो कहाँ? यूनिवर्सिटी के कैंपस पे। ये भी नहीं कि कहीं बहुत दूर जगह। ठीक है। वो यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही साइंटिस्ट को पता चला कि ये छिपकली तो कभी पहले किसी ने उसको डिस्क्राइब ही नहीं किया। यानी पूरी छिपकलियों की जो पूरा खानदान है उसके अंदर एक और आ गई है, एक और आ गई, और ये नई डिस्कवरी है। उसका नाम क्या रखा? वो मुझे नहीं याद। वो लेकिन अगर लोगों को शौक है, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि एक वेबसाइट है टैक्सोनॉमी ऑस्ट्रेलिया। ओके। तो टैक्सोनॉमी का मतलब है कि नाम रखना, कि नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इंटरेस्टिंग। तो उसमें वो बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं और छोटे छोटे फॉर नॉन साइंटिस्ट्स, तो वो बहुत आसानी से लोग पढ़ सकते हैं। इजीली। तो आपने नो प्रॉब्लम, आपने अब जब आप किसी सेमिनार पे हों, अपने साइंटिस्ट के साथ बैठे, तो फिर आपने वहाँ पे बताना ज़रूर है कि पाकिस्तान में एक बॉटनिस्ट साइंटिस्ट है, उसका नाम तौसीक हैदर है, और उसने एक नया प्लांट डिस्कवर किया, उसका नाम रखा है बबलू। तो तुम बबलू को भी उसमें टैक्सोनॉमी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जगह जी, लेकिन आपने अभी सारे रूल्स नहीं फॉलो किए। लाइसेंस कैंसिल। दानियर उमर हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो उमर शेर खान से हम बात करेंगे फ्लाइंग के हवाले से डेफिनेटली, लेकिन ख़ास तौर पे आपने जाना होगा और हम सभी को मालूम है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, पाकिस्तान की जो कौमी एयरलाइन है PIA, उसमें भी ख़वातीन पायलट्स हैं। इंटरनेशनली जो प्राइवेट फ्लाइंग कंपनियाँ, उनमें तो बहुत सी ख़वातीन पायलट्स हैं, बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर भी अब ख़वातीन फाइटर पायलट्स हमें नज़र आती हैं। लेकिन उमर से हम कुछ देर में बात करेंगे कि वो बच्चियाँ जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, जो इस वक्त टीन एज के अंदर हैं, वो अपना फ्यूचर करियर अगर एज अ फ्लायर प्लान करती हैं तो उसके लिए क्या करना ज़रूरी है। रही मेरे साथ। ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे आपको एक बार फिर हम खुश आमदीद कहेंगे। आज तानिया और उमर हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों बहन भाई हैं। तानिया ऑस्ट्रेलिया में होती हैं, बॉटनिस्ट हैं, और उमर जो है वो फ्लायर हैं। ये कनाडा में होते हैं, लेकिन बहुत सा वक्त इन्होंने केन्या अफ्रीका में भी गुजारा, और फ्लाइंग के हवाले से इनका एक ख़ास पर्सपेक्टिव है अबाउट पाकिस्तान के ख़वातीन को ज़्यादा फ्लाइंग आना चाहिए। जी, क्या ये बताइए कि इसके लिए कोई अलग से, बिल्कुल मैट्रिक या 8वीं से अलग से कोई ख़ास किस्म का कोर्स पढ़ना ज़रूरी होता है? उमर क्या? नहीं, कोर्स तो खैर नहीं पढ़ना पड़ता, लेकिन जिस तरीके से दुनिया चल रही है, एक ज़माना था जब आप मैट्रिक ख़त्म की या FSC ख़त्म की तो यू कुड गो इनटू फ्लाइंग। ठीक। लेकिन अभी इतना कंपटीशन हो गया है कि अगर आपके पास एक मास्टर्स डिग्री है तो यू आर वन स्टेप अहेड। तो अभी लोग ये कर रहे हैं, क्योंकि एविएशन इतनी डाइवर्सिफाई हो गई है कि लोग एविएशन के अंदर ही मास्टर्स भी करते हैं, एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर लेते हैं, या एक डिग्री लेते हैं इन एविएशन, जो साथ साथ आप फ्लाइंग भी कर सकते हैं और एक एविएशन में डिग्री भी ले लेते हैं। यानी इंटरनेशनल जॉब मार्केट में आपकी वैल्यू बढ़ जाती है अगर आपके पास एडिशनल मास्टर्स डिग्री। बिल्कुल जी। और क्योंकि इतने पायलट्स हैं दुनिया में और हर एक को अच्छी नौकरी लेनी है। एविएशन पाकिस्तान में कहीं पढ़ाई जा रही? डिग्री नहीं है जहाँ तक मुझे मालूम है। फ्लाइंग है, रावलपिंडी फ्लाइंग क्लब है, पेशावर में है, लाहौर में है, कराची में है, बहुत बड़ा जी। तो लेकिन पाकिस्तान में PIA एवरीबडी वांट्स टू जॉइन नेशनल एयरलाइन। अगर आप एयरफोर्स की तरफ जाएं, एयरफोर्स की अपनी है, पाकिस्तान आर्मी एविएशन है,
नेवल एकेडमी, उधर भी हेलीकॉप्टर्स हैं। और पाकिस्तान की प्राइवेट जो एयरलाइंस हैं जी बिल्कुल, उनको भी ज्वाइन किया जा सकता है। वो तो आर्म्ड फोर्सेस तो एक अलग हिस्सा है, लेकिन अगर आप सिविल देखें तो वी आर वेरी लिमिटेड, PI बीइंग द बिगेस्ट एयरलाइन इन द कंट्री। तो उसको ज्वाइन करने के लिए, एंड यू वांट टू बी वन स्टेप अहेड, उसके लिए अगर आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन हो, फ्लाइंग अलग है, लेकिन अगर आपके पास कोई मास्टर्स डिग्री हो तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो जब आपकी रिज्यूमे जाती है आगे, उनको पता है कि इसने सिर्फ फ्लाइंग नहीं की, इसने बल्कि एक मैनेजमेंट डिग्री भी की हुई है। अच्छा उमर, ये बताएं कि आप ख़वातीन को फ्लाइंग के शोबे में लाने के इतने हक में क्यों? एक तो पूरी दुनिया में औरतें फ्लाइंग कर रही हैं, लेकिन अगर आप एक रेशियो लें कि जितने मर्द हैं और जितनी औरतें हैं, इट्स अ वेरी लो, बहुत लो परसेंटेज में ख़वातीन आगे आती हैं। फॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एयरफोर्स में भी ख़वातीन हैं, देयर जेट फाइटर पायलट्स। एब्सोल्युटली। PIA में भी बहुत साल पहले से ख़वातीन पायलट्स हैं, तो देयर इज़ अ वेरी गुड फ्यूचर फॉर देम। लेकिन इन द एंड ये है कि बच्चों को अपनी डिसीजन खुद लेनी चाहिए। हमारा एक माहौल ऐसा है कि हम पेरेंट्स जो हैं वो इनकरेज करते हैं कि जी आप डॉक्टर बन जाएं, आप इंजीनियर बन जाएं, आप पायलट बन जाएं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो बच्चा है वो उसका दिल ही ना हो, ज़रूरी नहीं है कि वो वही करना चाहे जो उसके माँ बाप उसको करना चाहते हैं। अच्छा उमर, एक हमारे व्यूअर हैं, उनकी उम्र है 1 साल, नाम है उनका जी क्या जी? जारून। जारून की उम्र 1 साल है और उनकी मदर इस वक्त हमारा शो देख रही हैं। उन्होंने हमें इनबॉक्स किया है फेसबुक पे और वो कह रही हैं कि उमर से ये पूछ के बताएं कि मेरा बेटा जो 1 साल का है जारून, मैं चाहती हूँ कि वो बड़ा होकर पायलट बने, तो अभी से मैं उसकी तरबियत में क्या चीजें डालूं? पहली चीज तो ये जी, ही इज वेरी यंग। हो सकता है कि जो उनकी वालदा हैं वो चाहती हैं कि वो पायलट बने। मेरा ख्याल खुद पायलट बनना चाहती हैं ना? ये भी हो सकता, अभी भी वो इफ ही इज वन तो शी इज वेरी यंग, अभी तो वो भी बन सकती हैं पायलट। बन सकती। तो ये है कि कम से कम वो FSC तक तो करें, देन लेट हिम सी कि उनको बच्चे का क्या दिल। आप कुछ कहना चाह रही हैं इस सारी चीज पे कि 1 साल के बच्चे को? बिल्कुल, यू नो उनको एक्सपीरियंस दें, जितना ब्रॉड एक्सपीरियंस दे सकते हैं। जब वो स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, हमारा तो ज़्यादा है कि या आप साइंसेस में चले जाते हैं या आर्ट्स में, उसमें बहुत जल्दी डिवीज़न हो जाती है। ज़ाहिर मैट्रिक में आपने सोचना है कि आप साइंस पढ़ेंगे या नहीं, तो अगर शुरू से ही उनको काफ़ी एक्सपोजर मिल रहा है ताकि वो खुद से डिसाइड करें। मेरा तो ख्याल है कि बच्चे को ये कहना कि तुम ये बड़े होके बनोगे, उसकी नफ्सियात के साथ बहुत ज़्यादती होती। जी जी, मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैंने FSC की, फिर मैंने थोड़ा सा BA किया, फिर मैंने BCom किया, उसके बाद मैं फ्लाइंग में गया। और तो उस वक्त तक आपको पता था कि मैंने फ्लाइंग में जाना? नहीं। दिल मेरा बहुत था, मेरा दिल था कि जी मैं आर्मी ज्वाइन करूँगा और आर्मी एविएशन में जाऊँगा, क्योंकि मेरे वालिद आर्मी एविएशन में थे। ठीक है। तो लेकिन वो मैं पायलट आर्मी में जा नहीं सका। ठीक है। तो फिर FSC हुई, फिर BA हुआ, फिर BCom हुआ। उसके बाद आई वेंट इनटू सिविल फ्लाइंग और पिंडी फ्लाइंग क्लब में मैंने शुरू की। अच्छा, हमें ज़रा जो आपने अफ्रीका में फ्लाई किया है उसके बारे में कुछ बताइए। पूरी दुनिया को ऊपर से देखना, ख़ास तौर पे जंगल्स और फॉरेस्ट। जी, मैं बाय फॉल्ट अफ्रीका गया था, कीनिया 1992 में। अच्छा। तो गया तो मैं सफारी के लिए था। 2 वीक में मैंने डिसाइड किया कि यहाँ अफ्रीका में तो फ्लाइंग इज़ बूमिंग। उसकी वजह ये थी कि अनफॉर्चुनेटली जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बहुत एक गुर्बत बहुत है और दूसरा लड़ाई बहुत है। मसलन सोमालिया ले लें, कॉन्फ्लिक्ट एरियाज बहुत हैं और इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी पुअर। ठीक। तो सब एड जो है वो जहाज़ से जाती है, मेडिकल एड भी जाती है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हर किस्म की राशंस हैं, फूड सप्लाईज हैं। तो उसमें रेड क्रॉस है, रेड क्रेसेंट है, यूरोपियन यूनियन के जहाज़ हैं, UN के जहाज़ हैं, वो सब कॉन्ट्रैक्टेड हैं फ्रॉम अफ्रीका। ठीक है। और उस वक्त कीनिया में सबसे बड़ा UN का हेडक्वार्टर भी नैरोबी में है। तो जब मैंने ये देखा कि यहाँ तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, तो मैं वापस पाकिस्तान नहीं आया और लाइसेंस कीनिया का एग्ज़ाम्स दिए, कीनिया का लाइसेंस मिला और करते 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 22 साल गुजर गए। तो उन 22 सालों में बहुत फ्लाइंग की ऑल ओवर अफ्रीका। फिर 10 साल मैंने मेडिकल एवैक्यूएशंस की, तो वहाँ अफ्रीका से विद इन अफ्रीका और फिर अफ्रीका से यूरोप
एशिया में, पाकिस्तान भी 2-3 दफ़ा आया, फार ईस्ट भी गए। ये जो उमर कहते हैं कि जो अफ्रीका के जो जंगल्स और फॉरेस्ट बहुत डेंस है। जी बिल्कुल। अब वाकई ये कहते हैं जहाज में ऊपर जा रहा तो ऐसे लगता है नीचे एक सब्ज रंग की जमीन है, मतलब समंदर है। खास तौर पे जो कॉन्गो बेल्ट है, केनिया से अगर आप वेस्ट जाएं टुवर्ड्स डकार, सेनेगल, डकार, वो तो बिल्कुल मीलों मील आपको ज़मीन नज़र नहीं आएगी, सिर्फ दरख्तों की कैनोपीज नज़र आएंगी और वो दरख्त 70-100 फुट लंबे हैं। तो बिल्कुल इट्स कॉन्गो जंगल है, 100 फुट बड़े दरख्त हैं और मेरे ख्याल ह्यूमन हैबिटेट भी उन फॉरेस्ट के अंदर शायद कम होती होगी, बहुत थोड़ी है जी। सब कुछ एरियाज में हैं जहाँ पे खास तौर पर जहाँ दरिया जा रहे हैं उसके साथ साथ बहुत लोग रहते हैं, पर वो छोटी छोटी विलेजेस हैं। लेकिन जिस आप कह रहे हैं कि जंगल उस एरिया में बहुत है। फिर नॉर्थ में तो खैर डेजर्ट भी काफ़ी है, साउथ में सेमी एरिड है। अगर आप बोट्सवाना और फादर ज़ाम्बिया, जिम्बाब्वे चले जाएं, दरिया बहुत हैं, वाइल्ड लाइफ बहुत है। कोई ज़बान सीखी? थोड़ी सी स्वाहिली बोल लेता हूँ। फॉर्चुनेटली कीनिया में सब अंग्रेज़ी बोलते हैं, उनका लिटरेसी रेट इज़ वेरी हाई, तो सब अंग्रेज़ी बोलते हैं। वो कभी मजबूरी नहीं हुई कि 100% स्वाहिली सीख जाऊँ, ये था कि आई कुड गेट बाय। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। स्पेशल थैंक्स कि आपने हमारे आपने आज हमारी भी एक इमरजेंसी इवैक्यूएशन यस, थैंक यू वेरी मच। आपसे हमने आपका प्रोफेशन इधर भी हमने इस्तेमाल किया। बिल्कुल जी। वैसे देखें ना, अगर आप दोनों ना होते तो फिर भी कुछ ना कुछ हम मसले का हल ढूंढ ही लेते, लेकिन इतना अच्छा हल, इतने मजे की हमारी दो इतनी डाइवर्स पर्सनालिटीज से मुलाकात। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने वाकई में ब्रेकफास्ट एट होम का एक स्पेशल एपिसोड एंजॉय किया, आई होप एंजॉय किया, कि जिसके अंदर इमरजेंसी इवैक्यूएशन हुई और हमारे जो असल मेहमान जिन्होंने आना था वो किसी वजह से, सब खैरियत है, वो किसी वजह से नहीं आ सके। उनको फिर कभी आपसे मिलवाएंगे, लेकिन उनके बजाय हमें दो बड़े मज़े के मेहमान मिले और बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू रही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी ने दी इजाज़त, तो फिर मुलाकात होगी किसी और नशिस्त में किसी और मेहमान के साथ। खुदा हाफ़िज़।